Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने इस सीरीज के तीसरे वीडियो पर। यह हमारा तीसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। जो हमारा पार्ट 2 था उसमें 2 प्रश्न थे। प्रश्न संख्या 9 ये था कि बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले कामकाजी बच्चों की शिक्षा का कार्यक्रम कहलाता है। ये क्वेश्चन था और इसके साथ दूसरा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 27, सत्यता की बदलती प्रकृति का सिद्धांत है, मतलब किसकी देन है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसका जो सही आंसर था वो निरौपचारिक था, और जो दूसरा हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 27 उसका जो आंसर था वो प्रयोजनवाद था। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गए थे, कृपया आप इन्हें ठीक कर लें और मैं आगे से कोशिश करूँगा कि इस प्रकार की गलती ना हो, आपको जो मैटर मिले ऑथेंटिक मैटर मिले। दोस्तों भूल बस कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं मानता हूँ कि आप इग्नोर करेंगे इस चीज़ को। मैं अपना प्रयास करूँगा कि मैं आपको सही उत्तर दे पाऊँ। अगर कोई गलती मेरे से हो रही है तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर वीडियो के लास्ट में आपको दे दूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा, आप चाहें तो मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा तीसरा वीडियो है शिक्षा के दार्शनिक आधार, इसमें हमने 40 क्वेश्चन ही रखे हैं, और ये क्वेश्चन भी जो लिए गए हैं ये जो पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं उन एग्ज़ाम से ही लिए गए हैं। कुछ नोट्स के हैं और कुछ जो है क्वेश्चन आपके जो पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग का हो, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन का हो, या यूजीसी नेट की परीक्षा हो। तो दोस्तों बिना कोई देर किए आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और देखते हैं कि आज के वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जो हमारा विज्ञापन 50 है इसमें हम लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों बिना कोई देर किए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, शिक्षा जन्म से आरंभ होती है और माता उपयुक्त अभिकरण है। उपयुक्त कथन किसका है? एजुकेशन बिगिंस फ्रॉम बर्थ एंड मदर इज द प्रॉपर एजेंसी। हु डिड मेक द अबव स्टेटमेंट? दोस्तों इसके ऑप्शन हैं जॉन डिवी, पेस्टोलॉजी, ओटावे और रूसो। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो है जॉन डिवी। जॉन डिवी इसका सही आंसर है। जॉन डिवी ने कहा है कि शिक्षा जन्म से आरंभ होती है और माता उपयुक्त अभिकरण है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, रूसो ने किस प्रकार की शिक्षा का प्रतिपादन किया? विच टाइप ऑफ एजुकेशन वॉज सजेस्टेड बाय रूसो? हमारे ऑप्शंस हैं पुस्तकीय, शिक्षकीय मतलब बुकीज और टीचर्स बेस्ड, और निषेधात्मक नेगेटिव, और अनुशासनात्मक। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो है निषेधात्मक, नेगेटिव एजुकेशन जो दी है वो रूसो ने दी है, और रूसो ने जो है निषेधात्मक शिक्षा का प्रतिपादन किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, शैक्षिक दार्शनिकों में से किसने यह माना है कि शिक्षा का उद्देश्य और कुछ नहीं बल्कि यह है और यही हो सकता है कि उसमें मानवीय गुणों का विकास हो? Among the educational philosophers who was of the view the aim of all education is and can nothing but development of human nature? हमारे जो इसके ऑप्शंस हैं प्लूटो, दूसरा ऑप्शन हमारा है रूसो, तीसरा हमारा ऑप्शन है अरस्तु एरिस्टोटल, और चौथा हमारा ऑप्शन है पेस्टोलॉजी। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है रूसो। रूसो ने ही कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य और कुछ नहीं बल्कि यह है और यही हो सकता है कि उसमें मानवीय गुणों का विकास हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से वेदों की सत्यता और अस्तित्व को मानने वाला दर्शन कौन सा है या कौन है? Which of the following philosophies accept the reality and existence of the Vedas? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शंस हैं वो हैं बुद्ध, जैन, सांख्य और चारवाक।
दोस्तों, जो सत्यता और अस्तित्व को मानने वाला जो दर्शन है वो सांख्य दर्शन है। जो सांख्य दर्शन है वो वेदों की सत्यता और अस्तित्व को मानता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें आत्मा की सत्ता को कौन नहीं मानता? विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफीज डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ आत्मा? आत्मा की सत्ता को कौन नहीं मानता? पहला ऑप्शन हमारा योग, दूसरा ऑप्शन है हमारा तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा सांख्य और चतुर्थ ऑप्शन है हमारा चारवाक। तो दोस्तों, आत्मा की सत्ता को जो स्वीकार नहीं करता है वह है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन जो है आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे दिए शब्दों में से कौन शिक्षा का औपचारिक एजेंसी नहीं है? देखिए दोस्तों, ये औपचारिक है, आप इसको सही पढ़िएगा। औपचारिक, ये औपचारिक लिखा है। विच इन नॉट अ फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। पहला है हमारा राज्य स्टेट, सेकंड है हमारा विद्यालय स्कूल, थर्ड है ऑप्शन है हमारा पुस्तकालय लाइब्रेरी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा शैक्षिक भ्रमण। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वो है राज्य। राज्य जो है एक औपचारिक एजेंसी नहीं है शिक्षा की, जबकि इसके अलावा विद्यालय, पुस्तकालय और शैक्षिक भ्रमण जो है एक औपचारिक एजेंसी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में कितने प्रकार के शिक्षक निहित हैं? देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है बौद्ध धर्म में शिक्षकों के प्रकार पर, मैं आपको बताता चलूं कि बौद्ध धर्म में जो 3 प्रकार के शिक्षकों का जिक्र कुछ पुस्तकों में मिलता है, जिसमें आपका पहला है द्वार पंडित। द्वार पंडित जो है पहला ऑप्शन है, मतलब एक प्रकार है एक तरीके से। उसके बाद आपका आचार्य और तीसरा आपका है उपाध्याय। दोस्तों, ये 3 ऑप्शन आपको हर जगह पढ़ने मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं आपको जो है इसका आंसर 4 भी मिल सकता है। तो लेकिन दोस्तों, जहाँ तक इसको मैंने पढ़ा है, तो जो बौद्ध धर्म में जो है कितने प्रकार के शिक्षक निहित हैं? ये 3 प्रकार के शिक्षक बौद्ध धर्म में निहित है, द्वार पंडित, आचार्य और उपाध्याय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, सुकरात के द्वंद्वात्मक विधि का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dialectical method adopted by Socrates for solving one's problem? इसके हमारे ऑप्शंस हैं, व्यक्ति के शंका का समाधान कर देना, रिमूव वंस डाउट बाय गिविंग सॉल्यूशन, पहले शंका फिर निदान, टू डाउट एंड देन सोल्व। तीसरा ऑप्शन है हमारा, प्रश्नों के द्वारा उसकी शंका ज्ञात कर लें, फर्स्ट नो हिज डाउट बाय आस्किंग क्वेश्चंस। और हमारा जो इसका लास्ट ऑप्शन है, समस्या से अलग प्रश्न पूछना, टू आस्क अनरिलेटेड क्वेश्चंस। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है इस प्रश्न का है ए, इसका ऑप्शन सही है। व्यक्ति के शंका का समाधान कर देना, जो द्वंद्वात्मक विधि है सुकरात की, वह इस पर बेस्ड है कि व्यक्ति की शंका का समाधान कर देना, रिमूव वंस डाउट बाय गिविंग सॉल्यूशन, उनको सॉल्यूशन देकर उनका समाधान कर देना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो अगला प्रश्न है, शिक्षा का कार्य है, फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज, जन समुदाय को नेतृत्व प्रदान करना, टू प्रोवाइड लीडरशिप टू सोसाइटी। बी ऑप्शन है हमारा सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। तीसरा ऑप्शन है हमारा सामाजिक कुरीतियों की आलोचना, क्रिटिसाइज द सोशल मैलप्रैक्टिसेस। और लास्ट ऑप्शन हमारा डी है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। ये सारे कार्य जो हैं, जन समुदाय को नेतृत्व प्रदान करना, सकारात्मक सोच और सामाजिक कुरीतियों की आलोचना करना, ये सब शिक्षा के कार्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टैगोर का आदर्शवाद भारत के स्वयं के अतीत की वास्तविक उपज है तथा उनका दर्शन जन्म एवं विकास
दोनों दृष्टिकोणों से भारतीय है, यह कथन किनका है? टैगोर्स आइडियलिज्म इज अ ट्रू चाइल्ड ऑफ इंडियंस ओन पार्ट एंड हिज फिलोसफी। इज इंडियन बोथ इन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, हु मेड दिस एबव व्यू? दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं राधा कृष्णन, दूसरा ऑप्शन है गांधी जी, थर्ड ऑप्शन है अरविंद और फोर्थ ऑप्शन हमारा गिज्जू भाई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है राधा कृष्णन। जो राधा कृष्णन जी थे, राधा कृष्णन जी ने कहा था कि टैगोर का आदर्शवाद भारत के स्वयं के अतीत की वास्तविक उपज है तथा उनका दर्शन जन्म एवं विकास दोनों दृष्टिकोणों से भारतीय है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववाद का एक ज्ञान मीमांसात्मक सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववाद का एक ज्ञान मीमांसात्मक सिद्धांत है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं, ज्ञान वस्तुओं तथा विचारों में होता है, दूसरा ऑप्शन है हमारा ज्ञान भावात्मक तथा अंतर्वैयक्तिक है, तीसरा ऑप्शन हमारा ज्ञान कालिक एवं संज्ञानात्मक होता है, या कुछ भी दे नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है हमारा कि अस्तित्ववाद का ज्ञान मीमांसात्मक सिद्धांत है निम्न में से, तो इसका सही उत्तर है हमारा बी। जो ज्ञान है, ज्ञान भावात्मक तथा अंतर्वैयक्तिक है। जो अस्तित्ववाद का एक ज्ञान मीमांसात्मक सिद्धांत है वह क्या है? ज्ञान भावात्मक एवं अंतर्वैयक्तिक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध द्वारा बतलाए गए निम्नलिखित आर्य सत्यों को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है हमारा दुख जीवन की वास्तविकता है, दूसरा है प्रत्येक दुख का एक कारण होता है, तीसरा ऑप्शन है दुखों से मुक्ति संभव है, और हमारा चौथा ऑप्शन है प्रत्येक दुख का उपचार है। दोस्तों जो ये प्रश्न है इसको अगर हम सही क्रम में रखेंगे तो इसका ऑप्शन जो है बी होगा। पहला दुख जीवन की वास्तविकता है, दूसरे नंबर पर सेकंड पॉइंट आएगा प्रत्येक दुख का एक कारण होता है, उसके पश्चात फोर्थ पॉइंट आएगा प्रत्येक दुख का उपचार है, और लास्ट में आएगा दुखों से मुक्ति संभव है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दार्शनिक विचारधारा सामाजिक सहभागिता के साथ छात्रों की क्षमताओं, रुचियों तथा आदतों का एकीकरण करती है? एक बार पुनः क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी दार्शनिक विचारधारा सामाजिक सहभागिता के साथ छात्रों की क्षमताओं, रुचियों और आदतों का एकीकरण करती है? तो दोस्तों इसके जो ऑप्शंस हैं, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, सी ऑप्शन है प्रकृतिवाद, और डी ऑप्शन है आदर्शवाद। तो दोस्तों जो विचारधारा है जो सामाजिक सहभागिता के साथ छात्रों की क्षमताओं, रुचियों, आदतों का एकीकरण करती है वह है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद ही वो दार्शनिक विचारधारा है जो सामाजिक सहभागिता के साथ अपने जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, उनकी क्षमताओं और रुचियों और आदतों का एकीकरण करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता का सिद्धांत एक मूल अवयव है। स्वतंत्रता का सिद्धांत एक मूल अवयव है। देखिए, आदर्शवाद का, व्यवहारवाद का, यथार्थवाद का या अस्तित्ववाद का? तो दोस्तों जो स्वतंत्रता का सिद्धांत एक मूल अवयव है यह है यथार्थवाद। इसका ऑप्शन सही है, यथार्थवाद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस्लामी ज्ञान मीमांसा की धारणा निम्नलिखित में से कौन सी है? इसके ऑप्शंस हैं, सत्य ज्ञान कालिक होता है, दूसरा ऑप्शन है अंतर्ज्ञान तब तक वास्तविक नहीं है जब तक उसकी धर्म ग्रंथों द्वारा पुष्टि न हो, थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत अनुभव ज्ञान का मुख्य स्रोत है, और हमारा लास्ट डी ऑप्शन है तर्क पर आधारित ज्ञान सार्वभौमिक रूप में सत्य होता है। तो दोस्तों जो एक इस्लामी ज्ञान मीमांसा की धारणा है वो इसका ऑप्शन है लास्ट, जो डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। तर्क पर आधारित ज्ञान सार्वभौमिक रूप में सत्य होता है, मतलब जो तर्क पर परखा जाए वही ज्ञान कैसा है, वही ज्ञान सत्य है, और उसी ज्ञान पर आप विश्वास कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक प्रत्यक्षवाद का निहितार्थ है? दोबारा एक बार पढ़ सुनिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक प्रत्यक्षवाद का निहितार्थ है? तो दोस्तों इसके जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है छात्रों को अंतिम वास्तविकता से अवगत होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है हमारा एक शिक्षक को सकारात्मक अभिवृत्ति की आदर्श मूर्ति होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है भाषा का विश्लेषण शिक्षा का केंद्रीय भाग होना चाहिए। और डी ऑप्शन है तत्व मीमांसात्मक पक्षों को अनिवार्य जीवन सिद्धांतों में परिवर्तित करना चाहिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा तार्किक प्रत्यक्षवाद का निहितार्थ, इसका है ऑप्शन बी सही। ये क्वेश्चन का बी जो उत्तर है, एक शिक्षक को सकारात्मक अभिवृत्ति की आदर्श मूर्ति होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। आजकल शिक्षा में आईसीटी पर बहुत जोर दिया जाता है, यह निम्नलिखित में से किसका निहितार्थ है? यथार्थवाद का, तार्किक विश्लेषण का, प्रयोजनवाद का या मार्क्सवाद का? तो दोस्तों जो आईसीटी में जो जोर दिया जा रहा है बहुत ज़्यादा, ये जो है इन चारों ऑप्शंस में जो इसका सबसे सुटेबल और राइट आंसर है वो है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद के द्वारा ही जो है ये कह सकते हैं, प्रयोजनवाद से ही ये चीज़ ली गई है कहीं ना कहीं, और आईसीटी पे जो जोर दिया जाता है ये जो उसका निहितार्थ है ये प्रयोजनवाद ही है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, यह कथन का अर्थ है या इस कथन का अर्थ है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं, किसी वैचारिक आधार से विहीन शिक्षा चल नहीं सकती। हमारा दूसरा ऑप्शन है शिक्षा का अंतिम लक्ष्य दार्शनिक विवेक सीखना है। और तीसरा हमारा ऑप्शन है इसमें शिक्षा दर्शन को गति प्रदान करती है। और फोर्थ ऑप्शन हमारा शिक्षा सैद्धांतिक मतों को व्यावहारिक रूप प्रदान करती है। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, उसका सही उत्तर हमारा होगा डी, शिक्षा सैद्धांतिक मतों को व्यावहारिक रूप प्रदान करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ण स्वतंत्रीय व्यक्ति के लिए सर्वोच्च मूल्य है, इस विचार से तात्पर्य क्या है? एक बार पुनः पढ़िएगा दोस्तों। वर्ण स्वतंत्रीय व्यक्ति के लिए सर्वोच्च मूल्य है, इस विचार से क्या तात्पर्य है? इसके ऑप्शंस हैं, यदि आप स्वतंत्र नहीं हैं आप वर्ण नहीं कर सकते। दूसरा इसका ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता के बिना उत्तम जीवन असंभव है। तीसरा हमारा इसका उत्तर है स्वतंत्र वर्ण वास्तविक वर्ण है। और इसका चौथा ऑप्शन है मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार के अज्ञान से मुक्ति से बेहतर और कुछ नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर डी ऑप्शन ही है कि मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार के अज्ञान से मुक्ति से बेहतर और कुछ नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मार्क्सवाद इनमें से किसमें विश्वास नहीं रखता? इसके जो ऑप्शंस हैं, उत्पादकता के लिए शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, समानता तथा साम्य के लिए शिक्षा और जन शिक्षा। तो दोस्तों जो मार्क्सवाद है उसके अंदर धार्मिक शिक्षा का कोई भी बात नहीं की गई है, और जो मार्क्सवाद है वो धार्मिक शिक्षा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता है। तो इसका सही उत्तर जो है इन चार ऑप्शन में है वह है धार्मिक शिक्षा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपयोगी शिक्षा किसकी देन है? आदर्शवाद की, प्रकृतिवाद की, यथार्थवाद की या प्रयोजनवाद की? तो दोस्तों जो उपयोगी शिक्षा है वो प्रयोजनवाद की देन है। प्रयोजनवाद ने ही उपयोगी शिक्षा दी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उदार शिक्षा का दूसरा नाम है, कौन बोल रहा है ये? उदार शिक्षा का दूसरा नाम है व्यावसायिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या दूर शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा कह सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सामान्य शिक्षा। सामान्य शिक्षा को ही उदार शिक्षा कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय दर्शन जो यथार्थवाद के नज़दीक है वो कौन सा दर्शन है? जैन दर्शन, सांख्य दर्शन, अद्वैत दर्शन या
बौद्ध दर्शन। तो दोस्तों जो भारतीय दर्शन जो यथार्थवाद के नज़दीक है वह है हमारा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को जो है यथार्थवाद के नज़दीक का दर्शन माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्शन ने अनुभव के आधार पर मूल्यांकन की वकालत की है। दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद। देखिए दोस्तों, अगर अनुभव के आधार पर मूल्यांकन की बात करें तो अगर अनुभव के आधार पर करें तो अनुभव के आधार पर अगर मूल्यांकन की बात सबसे ज़्यादा सटीक बात कहता है वो प्रयोजनवाद कहता है। प्रयोजनवाद में ही कहा गया है कि जो मूल्यांकन हो वो अनुभव के आधार पर हो। तो इसका सही उत्तर सी ही होगा, प्रयोजनवाद। अगर आपको इसके उत्तर में कोई डाउट हो तो आप मेरे से इसमें बात एक बार कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दर्शन शास्त्र के विख्यात रचयिता हैं। इसके ऑप्शंस हैं रस्क, गिलफोर्ड, कांट या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों दर्शन शास्त्र के विख्यात रचयिताओं की अगर बात करें इन तीन ऑप्शंस में से, तो इसमें जो सबसे फेमस हैं वो हैं आपके रस्क। इसका पूरा नाम रॉबर्ट आर रस्क है। ये दर्शन शास्त्र के एक व्याख्याता के रूप में जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यथार्थवाद का मूल है, इसके ऑप्शंस हैं शिक्षक ज्ञान का स्रोत है, शिक्षक केवल ज्ञान दे सकता है, शिक्षक बच्चों को कैसा वातावरण मुहैया कराता है ताकि अनुभव के आधार पर वे सीख सकें, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है दोस्तों सी। शिक्षक बच्चों को कैसा वातावरण मुहैया कराता है ताकि अनुभव के आधार पर वे स्वयं सीख सकें। कराता है या कराए, स्वयं शिक्षक बच्चों को ऐसा वातावरण मुहैया कराए ताकि बच्चे अनुभव के आधार पर सीख सकें। ये भी इसका सही उत्तर, मतलब लैंग्वेज जो है ये इसकी होगी, लेकिन जो बुक में दी गई है वो यही लैंग्वेज थी, इसलिए इसको मैंने एज इट इज़ रखा है। लेकिन मेरे हिसाब से जो लैंग्वेज है वो ये होनी चाहिए कि शिक्षक बच्चों को ऐसा वातावरण मुहैया कराए ताकि बच्चे अनुभव के आधार पर स्वयं सीख सकें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो अगला प्रश्न है प्लेटो संबंधित है एमिल से, रिपब्लिक से, हेलोसी से या कन्फेशन से। ये 4 बुक्स हैं, चारों बुक्स के नाम हैं। इसमें से देखिए जो प्लेटो है वो संबंधित है रिपब्लिक से, द रिपब्लिक इसका नाम है बुक का। तो दोस्तों ये हमारा प्रश्न नंबर 27 था। प्रश्न नंबर 28 की तरफ हम चलते हैं। मीठी, जो 28वां हमारा प्रश्न है, दर्शन शास्त्र के विश्लेषणात्मक विद्यालय के जनक थे। क्वेश्चन एक बार दोबारा देखें। दर्शन शास्त्र के विश्लेषणात्मक विद्यालय के जनक थे टी ब्रॉमेल्ड, बर्टर्ड रसेल, आर एस पीनर्स और विजेंटाइन। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है बर्टर्ड रसेल है। दर्शन शास्त्र के विश्लेषणात्मक विद्यालय के जो जनक हैं वो बर्टर्ड रसेल हैं, या बर्टर्ड रसेल ने विश्लेषणात्मक विद्यालय की शुरुआत की थी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रयोजनवादी विचारधारा डैश की वकालत करता है। मतलब प्रयोजनवाद जो है किस, मतलब कह सकते हैं किस विचार की जो है वकालत करता है। इसके 4 ऑप्शन है सोच, क्रिया, वास्तविकता और कार्यक्रम। तो दोस्तों जो प्रयोजनवाद है ये कह सकते हैं इसको प्रयोजनवादी विचारधारा क्रिया की वकालत करता है। ध्यान रखिएगा, सही उत्तर है इसका क्रिया। जो प्रयोजनवादी विचारधारा है वो क्रिया की वकालत करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संपूर्ण जीवन शिक्षा के उद्देश्यों का प्रतिपादन किया था फ्रेडरिक हर्ट ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, जॉन डिवी ने या प्लेटो ने। तो दोस्तों
संपूर्ण जीवन शिक्षा के उद्देश्यों का प्रतिपादन किया था आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने। जो उसका सही उत्तर है वो है आपका हर्बर्ट स्पेंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्ता क्या है? प्रश्न एक बार दोबारा देखें। यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्ता क्या है? विचार पहला ऑप्शन है, दूसरा है अनुभूति, तीसरा है सामाजिक संबंध और चौथा है वस्तुनिष्ठ जगत। तो दोस्तों जो यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्ता है वो उसका जो सही उत्तर है वह है अनुभूति। अनुभूति ही यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्ता है। जब तक कि आत्म अनुभूति ना हो जाए तब तक यथार्थवाद उस चीज़ को सत्य नहीं मानता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है दोस्तों। सम्मिलित करना है, सम्मिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, इस्लाम और सांख्य दर्शन। सूची 2 में है ज्ञान की अनिर्धार्यता, अनुमानिक ज्ञान, कार्यकरण का सिद्धांत और व्यक्तिगत व्याख्या की अपर्याप्तता। देखिए दोस्तों, अगर जैन दर्शन की बात करें तो जैन दर्शन इनमें से ज्ञान की अनिर्धार्यता ये इसका सही है। जैन दर्शन को अगर हम मिलाएंगे तो नंबर 2 से ये मिलेगा। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म कार्यकरण सिद्धांत की बात करता है। इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म जो है व्यक्तिगत व्याख्या की अपर्याप्तता की बात करता है। और सांख्य दर्शन की अगर हम बात करें तो ये अनुमानिक ज्ञान। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका जो उत्तर होता है वो होता है सी, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं। इसके साथ 33 क्वेश्चन नंबर है, निम्न विद्या शाखाओं में से कौन सा मानवीय व्यवहार के नैतिक पतन से संबंधित है? मानव विद्या, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र या समाजशास्त्र। दोस्तों निम्न विद्या शाखाओं की अगर बात करें तो इसमें से जो है जो मानवीय व्यवहार के नैतिक पतन से संबंधित है वह है हमारा मानव विद्या। इसके अलावा जो नीति शास्त्र है, समाज शास्त्र है और दर्शन शास्त्र है ये मानवीय व्यवहार के नैतिक पतन से संबंधित नहीं है। केवल मानव विद्या ही जो है मानवीय व्यवहार के नैतिक पतन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं शरीर, मन तथा बुद्धि का प्रतिरूप नहीं हूँ, भारतीय दर्शन की किस विचारधारा में यह कहा गया है? क्वेश्चन एक बार दोबारा देखें। मैं शरीर, मन तथा बुद्धि का प्रतिरूप नहीं हूँ, भारतीय दर्शन की किस विचारधारा में यह कहा गया है? दोस्तों इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन और इस्लाम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपका वह है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कहता है कि मैं शरीर, मन तथा बुद्धि का प्रतिरूप नहीं हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, प्रकृतिवाद में विश्वास रखने वाला शिक्षक क्या नहीं करेगा? प्रकृतिवाद में विश्वास रखने वाला शिक्षक क्या नहीं करेगा? इसके ऑप्शंस हैं अपने छात्रों को उन्मुक्त क्रियाकलापों की अनुमति देना, दूसरा है आपका उच्चतर मूल्यों को विकसित करने की हिदायत देना, तीसरा हमारा ऑप्शन है ज्ञानेंद्रियों को विकसित करने वाले अनुभवों के प्रति उद्भासित करना और चौथा हमारा ऑप्शन है निर्धारित पाठ को पढ़ने से पहले छात्रों के परिपक्व होने की प्रतीक्षा करना। तो दोस्तों प्रकृतिवाद में विश्वास रखने वाला शिक्षक यही नहीं करेगा, फोर्थ जो उसका ऑप्शन है, मतलब वो निर्धारित पाठ को पढ़ाने से पहले छात्रों के परिपक्व होने की प्रतीक्षा करना, मतलब वो ऐसा नहीं करेगा, वो अपना पाठ मतलब शुरू कर देगा। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ललित कलाओं तथा सौंदर्य शास्त्र को पाठ्यक्रम में उच्च वरीयता देने की बात कौन कहता है? ललित कलाओं तथा सौंदर्य शास्त्र को पाठ्यक्रम में। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा प्रकृतिवाद, दूसरा ऑप्शन है हमारा अस्तित्ववाद, तीसरा ऑप्शन है हमारा आदर्शवाद और चौथा ऑप्शन है हमारा प्रयोजनवाद। तो दोस्तों प्रयोजनवाद ही एक ऐसा दर्शन है जो ललित कलाओं तथा सौंदर्य शास्त्र को पाठ्यक्रम में उच्च वरीयता देने की बात
करता है। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन नहीं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद की प्रकृति करणवादी है क्योंकि, यह कारणवादी है क्योंकि। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, यह शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण मानता है। दूसरा है, छात्रों के अधिगम के संवर्धन के लिए यह प्रचुर मात्रा में शिक्षण सहायक सामग्रियों के उपयोग पर बल देता है। तीसरा ऑप्शन है, लोकतंत्र द्वारा शिक्षा का प्रयोग अपने उपकरण के रूप में किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है, यह ज्ञान तथा मूल्यों को साधन मानता है, साध्य नहीं। यह ज्ञान तथा मूल्यों को साधन मानता है, साध्य नहीं। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है, जो प्रयोजनवाद की प्रकृति करणवादी है या कारणवादी है क्योंकि छात्रों के अधिगम के संवर्धन के लिए यह प्रचुर मात्रा में शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग पर बल देता है। जो इसका बी ऑप्शन है, यह इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्शन के सिद्धांत 4 आर्य सत्यों पर आधारित है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है सांख्य दर्शन, वेदांत, बौद्ध मत और जैन मत। तो जो इसका सही उत्तर दोस्तों वो है आपका जैन मत या जैन दर्शन कहेंगे। ये जो दर्शन है 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देती है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देती है? इसके जो ऑप्शंस हैं, आदर्शवादी शिक्षा, यथार्थवादी शिक्षा, प्रकृतिवादी शिक्षा या ये सभी, मतलब जितने तीनों ऑप्शन हैं। दोस्तों देखिए, जो वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देने वाली शिक्षा है निम्नलिखित में से, वो है यथार्थवादी शिक्षा। यथार्थवादी जो शिक्षा है, वे शिक्षा प्रणाली है, वो वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुरान के अनुसार शिक्षा अनिवार्य है। कुरान के अनुसार शिक्षा अनिवार्य है सभी पुरुषों के लिए, सभी स्त्रियों के लिए, सभी स्त्री पुरुषों के लिए या इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो दोस्तों, कुरान के अनुसार जो शिक्षा है वो अनिवार्य है सभी स्त्री और पुरुषों के लिए। कुरान में कहा गया है कि सभी को जो है शिक्षा प्राप्त करने का संपूर्ण अधिकार है। तो दोस्तों, ये थे इस वीडियो के हमारे 40 क्वेश्चंस। ये तीसरा पार्ट था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए भी होंगे और आपके लिए ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से उस एग्ज़ाम की तैयारी करें और ये प्रश्न जो है ज़रूर आपकी जो तैयारी है उसमें सहायता आपको प्रदान करेंगे। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा इसके साथ साथ कि सब्जेक्ट के साथ साथ अगर आप इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो आप जीएस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जो 30 क्वेश्चन जो हमारे जीएस के आएंगे, आप अपना ये टारगेट फिक्स करके चलें कि एटलीस्ट 22 से लेकर 26 क्वेश्चन आप जीएस में सही करें, अगर आप सफल होना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं। तब कि जीएस का बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल है इस परीक्षा में, कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगर हाँ, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। lohanshkalyani@gmail.com पर आप मैसेज कर सकते हैं और मैं अपना नंबर जो है आपको दूंगा, कमेंट्स बॉक्स में मैं अपना नंबर आपको दे दूंगा, तो आप मेरे को बात भी कर सकते हैं। थैंक यू।